नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र में शिक्षण विधि के अंतर्गत जो व्याख्यान विधि है, जिसको भाषण विधि भी कहा जाता है, उसके बारे में जानें। यह विधि अति प्रचलित विधि है और एक परंपरागत विधि है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, जो कक्षा में जाकर अपनी बातों को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। इस विधि में कक्षा के अंतर्गत अध्यापक ज्यादा सक्रिय रहता है और बालक सिर्फ श्रोता के रूप में अध्यापन कार्य करता है। इस विधि को परंपरागत रूप से इसलिए मानेंगे क्योंकि जो परंपरागत जो प्रचलन था, शिक्षण पद्धति थी, उसमें भी गुरु शिष्य को इस विधि के माध्यम से ज्ञान का संचार करता था। इसलिए यह एक परंपरागत विधि है। अब आइए हम इस विधि के बारे में जानते हैं। व्याख्यान विधि, जैसा कि हमने जाना कि इस विधि का मुख्य केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। अध्यापक अपने भाषण, अपने विचारों के माध्यम से कक्षा में जाकर शिक्षण का संचालन करता है। इस विधि में अध्यापक के दो कार्य रहता है। पहला है विषय वस्तु का चयन और तैयारी करना। वह कक्षा में जाने से पूर्व एक दिन पहले विषय वस्तु का चयन कर लेता है और उसी की तैयारी के अनुसार कक्षा में जाकर अपना भाषण देता है। दूसरा है कक्षा में विषय वस्तु का भाषण रूप में प्रस्तुतिकरण। वह कक्षा में जाकर उसी विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण करता है, बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करता है। इसलिए इस विधि में अध्यापक को मुख्य केंद्र बिंदु माना गया है। तो ये व्याख्यान विधि में अध्यापक के कार्य होते हैं। अब आइए हम जानते हैं इस व्याख्यान विधि के गुण। इस विधि के क्या क्या गुण हैं? पहले गुण है ज्ञान तीव्र गति से दिया जाता है। इस विधि में ज्ञान तीव्र गति से दिया जाता है। जैसा कि इसमें जाना गया है कि अध्यापक मैन होता है, तो अध्यापक कक्षा में जाते ही अपने जो तैयारी की होती है, विषय वस्तु का चयन कर लिया होता है, उसके अनुसार उस ज्ञान को बच्चों तक तीव्र गति से पहुंचाने का प्रयास करता है, भाषण के रूप में उस ज्ञान को प्रदान करता है। दूसरा है अध्यापक के लिए सुविधाजनक। यह विधि अध्यापक के लिए सुविधाजनक है, अर्थात अध्यापक पूरे 30 से 35 मिनट कक्षा में बोलकर अपना शिक्षण कार्य करवा सकता है और जैसे ही अपना समय पूरा होता है वो कक्षा से जा सकता है, अर्थात वो दूसरों को सक्रिय होने का मौका नहीं दे पाता और अध्यापक अपना जो कार्य 30-35 मिनट बोलकर अपना शिक्षण कार्य पूर्ण कर लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अध्यापक के लिए पूर्ण रूप से सुविधाजनक होती है। तीसरा है पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण। इसमें पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। व्याख्यान के माध्यम से, भाषण के माध्यम से पाठ्यक्रम को फटाफट बोल के अध्यापक अपने शिक्षण को पूर्ण कर सकता है। अगला है भारतीय परिवेश के अनुसार। यह विधि भारतीय परिवेश के अनुसार सही है, क्योंकि भारतीय परिवेश में कक्षाओं का आकार काफी बड़ा होता है और भारतीय परिवेश के अंतर्गत जो शिक्षण सहायक सामग्रियों का अभाव पाया जाता है, तो उस परिस्थिति में जहां पर इन सहायक सामग्री का अभाव है और कक्षा का शिक्षण ज्यादा है, वहां पर भाषण के माध्यम से शिक्षण को शीघ्रता से और आसानी से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। अगला है विद्यार्थी को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। सही बात है कि इस विधि में विद्यार्थी को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। वह सिर्फ श्रोतागण के रूप में जो अध्यापक भाषण दे रहा है उसको सुनता है और बस उसको सक्रिय रूप से उसको सुनने का प्रयास करता है, उसको इसमें ज्यादा एक्टिव नहीं किया जाता। अगला है विद्यार्थियों में भाषण की योग्यता का विकास। इस विधि में जो विद्यार्थी होते हैं उनमें भाषण की योग्यताओं का विकास होता है। विद्यार्थियों को भी किस तरह से जैसे अध्यापक बोल रहा है तो उसको देखकर और उसको सुनकर उनके अंदर भी बोलने की योग्यता, भाषण की योग्यता का निर्माण होता है। अगला है यह विधि व्ययकारी नहीं है। इस विधि में व्ययकारी नहीं है। सही बात है, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ बोलने का कार्य और बोलने का कोई पैसा नहीं लगता। इसलिए हम कह सकते हैं इस विधि में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता और यह विधि किसी तरह की व्ययकारी नहीं है। अगला है श्रवण कौशल का विकास। इस विधि में श्रवण कौशल का विकास आता है। बालकों में जो सुनने की शक्ति का विकास होता है, वह अध्यापक द्वारा दिए गए भाषण को आसानी से और सहज रूप से सुनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इससे श्रवण कौशल का विकास होता है। तो यह है जो व्याख्यान विधि है उसके गुण। जैसा कि हमने इसमें जाना कि व्याख्यान विधि के अंतर्गत जो अध्यापक है वो पूर्ण रूप से शिक्षण का केंद्र बिंदु रहता है और वो शिक्षण को पूर्ण रूप से 30-35 मिनट में भाषण के रूप में संपन्न करता है। लेकिन इसको इस तरह से ना लेकर इसमें बालकों को भी सक्रिय करना चाहिए। अध्यापक को अपने भाषण के साथ साथ बालकों को भी सक्रिय करना चाहिए और उनको भी बीच बीच में प्रश्न पूछने का और क्या उनको सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सब बातों की जानकारी अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत करना चाहिए, ताकि जो व्याख्यान विधि है उसका जो वास्तविक
पहलू है वो सामने आ सके और जो शिक्षण को सही रूप से संचालन इस विधि के माध्यम से किया जा सके। तो इस व्याख्यान विधि के जहां हमने गुणों की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ दोष भी विद्यमान है, क्योंकि किसी भी जो मेथड है वो पूर्ण रूप से हम उसको सही माने वो नहीं हो सकता। इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी सामने आते हैं जो इसके दोष को दर्शाते हैं, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत कहीं ना कहीं बालक जो है निष्क्रिय रूप से कक्षा में बना हुआ रहता है और यही निष्क्रिय वातावरण इस विधि के दोषों को स्पष्ट करता है। तो आइए हम इस विधि के दोषों को जानते हैं। व्याख्यान विधि के दोष। इस विधि के क्या क्या दोष है इसके बारे में पहला है, यह उच्च कक्षाओं के लिए सही है, निम्न कक्षा हेतु नहीं। जो उच्च कक्षाएं होती है, हायर क्लासेस, उनके लिए तो विधि सही है, क्योंकि वहां पर भाषण के माध्यम से बच्चों को समझाया जा सकता है, क्योंकि उस कक्षाओं के जो बालक होते हैं उनका जो अध्ययन का स्तर होता है, शिक्षण का स्तर होता है, वो भाषण को समझने के लिए उपयुक्त होता है और वो अध्यापक द्वारा दिए गए भाषण को सही से समझ सकते हैं। लेकिन जो निम्न कक्षा के बालक होते हैं, जो प्राइमरी लेवल के बालक होते हैं, उनको अगर इस विधि से पढ़ाया जाए तो ये विधि सफल नहीं हो सकती, क्योंकि निम्न कक्षा के बालकों को भाषण द्वारा शिक्षण करवाना उचित नहीं है, क्योंकि भाषण बालकों के समझ में सही से नहीं आता है। उनके लिए जो क्रिया है उन क्रियाओं को करवाना काफी जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उच्च कक्षाओं के लिए तो सही है, लेकिन निम्न कक्षा तो ये सही नहीं है। अगला है, विद्यार्थी के स्तर का ध्यान नहीं। इस विधि में विद्यार्थियों के स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि कक्षा कक्ष के अंतर्गत सभी तरह के बालक होते हैं और वो जो बालक उत्कृष्ट बालक, निम्न बालक और मध्यम स्तर के बालक, जो निम्न स्तर का बालक है वो क्या अध्यापक द्वारा दिए गए भाषण या व्याख्यान को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इस बात का हम अनुमान इस विधि के द्वारा नहीं लगा पाते। प्लस कई बार देखा जाता है कि कक्षा कक्ष में इस व्याख्यान विधि के द्वारा कई दूसरे बालक निष्क्रिय हो जाते हैं और वो अध्यापक द्वारा दिए गए जो व्याख्यान को सही से नहीं सुनते हैं और वे कोई अन्य क्रियाकलाप बैठे बैठे करने लग जाते हैं। इससे हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि यह विधि के अनुसार जो बालकों का स्तर है इसका ध्यान नहीं रखा जाता और दूसरे जो बालक है वो इस विधि का को सही से अनुसरण नहीं कर पाते। अगला है, यह बाल केंद्रित नहीं है। बाल केंद्रित अर्थात जो बालकों की मनोदशा को ध्यान में रखते हैं और बालकों की रुचि योग्यताओं के अनुसार शिक्षण करवाए। तो इस विधि में ना तो बालकों की रुचि योग्यताओं को ध्यान रखा जाता है, ना बालकों की मनोदशाओं को समझा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विधि बाल केंद्रित नहीं है। अगला है, कक्षा का वातावरण सजीव नहीं बन पाता। इस विधि में जो कक्षा का वातावरण ज्यादातर निर्जीव बना हुआ रहता है, यानी कि व्याख्यान अध्यापक या भाषण जो है संपूर्ण कक्षा में अध्यापक करता रहता है, बालक उसको सुनते रहते हैं, तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में कई बार निरस्ता आ जाती है और उदासी, मतलब बालक की तरफ से उदास हो जाता है और वो सजीव रूप से कक्षा में नहीं बन पाता और वो शारीरिक रूप से तो कक्षा में होता है लेकिन मानसिक रूप से उनका जो मन है कहीं और विचरण करने लग जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कक्षा में जो वातावरण सजीव नहीं बन पाता। बालकों को कहीं ना कहीं इस विधि से। अगला है, बालक निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसा कि इस चौथे पॉइंट से पता चलता है कि इस विधि में बालक निष्क्रिय होता है, उनको सिर्फ श्रोता के रूप में उस भाषण को सुनना है। अगला है, यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इस विधि के माध्यम से अध्यापक जो भाषण है उसको बस बोलने की कोशिश करता है, तो ये कह सकते हैं कि इस विधि से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, किस तरह से भाषण या व्याख्यान को प्रस्तुत करना है। अगला है, सही अध्यापक इसका अनुसरण नहीं कर पाते, यानी कि जो अध्यापक होते हैं वो इसका अनुसरण सही रूप से नहीं कर पाते, यानी कि कक्षा कक्ष के जो अंदर जो अध्यापक होते हैं वो इसका अनुसरण कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे इसका अनुमान नहीं लगा सकते। यानी कहने का मतलब है कि कई अध्यापकों में तो बोलने की प्रवृत्ति होती है, वो अपने जो बात है वो दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने अध्यापन को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन कई अध्यापकों के अंदर अगर बोलने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो वो इस व्याख्यान को, इस भाषण को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत नहीं कर पाते। अर्थात हम कह सकते हैं कि विधि सभी अध्यापकों के लिए उचित नहीं है। जो अध्यापक अपने बोलने का जो कौशल है उस कौशल में अगर निपुण नहीं है तो यह विधि वहां पर निष्क्रिय हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह विधि कक्षा कक्ष में काफी उपयुक्त है, उचित है, लेकिन इस विधि को अगर सही रूप से कक्षा में संचालित किया जाए और बालकों को भी कक्षा कक्ष शिक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाए तो यह विधि काफी हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज की कक्षा में हमने व्याख्यान विधि, जिसको हम
भाषण विधि भी कहते हैं। इसके बारे में हमने इसके बारे में हमने जाना। थैंक यू। आपका गृह कार्य है व्याख्यान विधि का अर्थ बताते हुए इसके गुण एवं दोष बताइए।